चलिए ध्यान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट आज हम लोग चलेंगे कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। पिछले दिन कैपेसिटी आपको पढ़ा चुके थे, याद होगा। 64 छोटे छोटे बूंद मिलाकर बड़ा बूंद बनेगा, तो विभव कितना गुना हो? जल्दी बोलो। 4 गुना। नालायक, धारिता 4 गुना होगा, विभव 16 गुना हो। विभव में जिसका Q है उसका स्क्वायर चलता है, और धारिता में जिसका Q है उतना गुना सीधा आंसर होता है। याद आ गया सबको? अब आज के क्लास को हम लोग समझें। आज हम लोग को सीखना है संधारित्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैपेसिटर का। संधारित्र कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है, खूब बढ़िया से इस पर ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा। कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले समझना है कि ये कैपेसिटर पंखा में जो देखे होगे, इसको रफ में कंडेंसर कहते हैं। कैपेसिटर का ही नाम क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? अचानक झोंका मार, बस उसके बाद वो विड्रॉ अपना वापस ले ले। जैसे तुम लोग देखा होगा, साइकिल चलाना है, और साइकिल चलाने में तुम्हारा एक आदमी आगे बैठ गया, एगो पीछे बैठ गया, और तुम ही को चलाना है, तो तुम क्या कहते हो? पीछे वाले को कहते हो कि थोड़ा धक्का दे, और जब चल देगा तो कहते हो कि अब लटक, क्योंकि चल दिया तो भार कम। पंखा, मोटर, यही चीज, सभी बात। अब पंखा को भी चलाना है, तो जब चलाना है तो इसमें शुरू में ज्यादा चाहिए, तो उसमें हम लोग कंडेंसर बैठा के रखे। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, कस के झोंका मारता है, मार दिया झोंका, चल दिया, तो फिर चार्ज स्टोर कर लेता है कि अब तुम चलते रहो, इसकी ड्यूटी खत्म। मोटर चलाना है, सेम कंडीशन। कैसे जानोगे पंखा में कंडेंसर मोटर में नहीं है? जब लाइन दोगे, घन घन कर रहा है, और वो डंटा लेके चलाए और तब स्पीड धरा, तो समझ लोगे कि यही वाला झोंका देवे वाला खराब। मोटर में तुम कई बार देखे होगे, गेहूं पिसाने के लिए गए, तो गेहूं डाल दिया, आप फिर लाइन दे के फीता धर के घींचा, और तब स्पीड धरा, तो उसको तुम कहो कि कंडेंसर काहे नहीं लगा ले। कंडेंसर का फंक्शन है वो खींचे वाला, शुरुआती काम यही करता है। तो पहला नंबर हम लोग को ये समझ में आ गया, कंडेंसर विद्युत ऊर्जा को स्टोर रखता है। कंडेंसर की ड्यूटी है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें स्टोर होता है, और यही हम लोग पिछले क्लास में देखे कि इसकी एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि कंडेंसर की कैपेसिटी अगर C है, वोल्टेज अगर V है, तो कंडेंसर की एनर्जी का मान क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर। इतना एनर्जी स्टोर होता है। अब इम्पोर्टेंट हम लोगों को ध्यान रखना है, इस कंडेंसर की कैपेसिटी कितनी होगी। तो पहले हम लोग ये समझें, कंडेंसर में 2 प्लेट होते हैं। एक प्लेट को सीधा प्लस से जोड़ते हैं, चार्ज से जोड़ते हैं, और दूसरे प्लेट को हम लोग अर्थड करते हैं। अर्थड का मतलब जमीन से जोड़ते हैं। जिसको अर्थड किए, जमीन से जोड़े, उस पर चार्ज हमारा क्या होगा? माइनस। इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी को हम लोग d माने, स्मॉल d। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो प्लेट है इसका एरिया हम लोग a मानते हैं। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बटे D होता है, यदि यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, समांतर प्लेट संधारित्र होगा, तो इसकी धारिता A इप्सिलॉन नॉट बटे D हो। उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेटों के बीच की दूरी आधा करेंगे, धारिता D/2 करोगे तो दुगना हो। प्लेट का क्षेत्रफल दुगना करेंगे, धारिता दुगना हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान में सेट रखना है कि धारिता का जो मान है इसी बात पर निर्भर करता है। क्वेश्चन तुमको देगा कब धारिता बढ़ेगा? क्षेत्रफल घटाने से, प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने से, प्लेट के बीच की दूरी घटाने से। बोलो। प्लेट के बीच की दूरी घटाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो आपको कई बार इस पर भी प्रश्न पूछता है
यहाँ कुछ नहीं है तो हवा है, इसीलिए यहाँ एप्सिलॉन आर अपसेट। अगर यहाँ पानी डाल दिए, कोई पदार्थ डाल दिए, तो एप्सिलॉन आर इसमें गुना हो जाए। बोलो, परावैद्युतांक को बढ़ाने से आपेक्षिक विद्युतशीलता को परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। परावैद्युतांक बढ़ाएंगे तो धारिता का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। पानी डाल देंगे बैटरी में तो धारिता कितना गुना हो जाएगा? 81 गुना हो जाएगा। ये 81 है तो 81 टाइम्स 81 गुना हो जाएगा। ये सभी बात कैपेसिटी में हम लोग देखे जब समांतर प्लेट संधारित्र होगा तब। यदि इसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया जाए, डाई इलेक्ट्रिक को हिंदी में परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ। जब इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालेंगे, परावैद्युत पदार्थ को डालेंगे। परावैद्युत कहते हैं जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। मतलब रफ में उस पदार्थ को कुचालक कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जो पदार्थ इंसुलेटर है, कुचालक है, उस सभी पदार्थ परावैद्युत। और जब परावैद्युत पदार्थ को हम इसमें उपयोग करेंगे तो इसकी धारिता का मान, कैपेसिटी बढ़ जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात तुमको पूछेगा, परावैद्युत के प्रयोग करने से धारिता का मान क्या होगा? बढ़ जाता। परावैद्युत का प्रयोग करेंगे तो धारिता का मान बढ़ जाता है। तो ये बड़ा अच्छा एक प्रश्न आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरा नंबर कहता है कि यदि परावैद्युत प्रयोग किए हैं तो इसको यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब डाई इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये भूधृत है, ये हिस्सा चार्ज से जुड़ा है, इसको जब हम अर्थ कर दिए तो इस पे माइनस है। इसके बीच में जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए, परावैद्युत पदार्थ डाल दिए, कुचालक पदार्थ डाल दिए, तो जैसे ही कुचालक पदार्थ डालेंगे इसकी धारिता घटेगा बढ़ेगा वही रहे, बढ़ जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक डालने से धारिता का मान बढ़ता है। मान लेते हैं इसके पूरे प्लेट के बीच की दूरी बोलो क्या है? डी। और डाई इलेक्ट्रिक के बीच की चौड़ाई कितनी है? टी। बीच में इधर हवा है तो उसका जरूरत नहीं है। परावैद्युत पदार्थ का विद्युतशीलता नियतांक हमारा इप्सिलॉन आर। तो इसकी धारिता का मान C बराबर ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटे इप्सिलॉन आर होता है। बहुत बढ़िया से सुनोगे, इस पर कई प्रश्न तुमसे पूछा जाएगा। पहले तो फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में सेट करना होगा कि यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो C बराबर ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी 1 माइनस 1 बटे इप्सिलॉन आर। क्वेश्चन तुमको कैसे पूछेगा? आपको प्रश्न दे रहा है कि यदि धातु का प्लेट टी चौड़ाई का डाले तो धारिता घटेगा बढ़ेगा अनंत हो जाए। तो ऐसे ही कुछ नहीं बोलना है, फॉर्मूला में सोचना कि धातु का रहेगा तो इप्सिलॉन आर इन्फिनिटी हो। बोलो 1 बटे इन्फिनिटी 0, 1 में से 0 गया 1, टी गुना 1 टी, डी में से टी गया तो इसका मान घटा तो धारिता बढ़ेगा, अनंत नहीं हो। बात को बहुत ध्यान देना। अगर क्वेश्चन कहेगा पूरा धातु भर दिया जाए तो तुम समझोगे कि टी का मान डी के बराबर होगा तो पूरा धातु हो जाए। जब इस टी का मान डी के बराबर होगा तो पूरा धातु हो जाए। अब बताओ जल्दी, धातु भरे हैं तो इप्सिलॉन आर क्या होगा? इन्फिनिटी। 1 बटे इन्फिनिटी बोलो 0, 1 में से 0 गया 1, डी गुना 1 बोलो डी, डी में से डी गया 0 बटे 0 है तो अनंत हो जाए। दोनों बात समझेगा। अगर परावैद्युत के बीच टी चौड़ाई का धातु का प्लेट रखेंगे तो धारिता बढ़ेगा, पूरा धातु भर देंगे धारिता अनंत हो जाएगा। एक बीच में एल्युमिनियम की पत्थर दे दे, देखा, अगर बीच में बहुत पतला एल्युमिनियम का पत्थर दे दे
तो सभी बच्चे बताओ, एल्युमिनियम तो धातु है, एप्सिलॉन आर इन्फिनेटिव होगा, 1/इन्फिनेटिव बोलो 0, ये खाली क्या बचेगा टी। धातु का एकदम पत्थर है, फॉइल है, तो थिकनेस न के बराबर है, तो ए इप्सिलॉन नॉट बटे डी, मतलब धारिता नहीं बदले। फिर से बढ़िया से सुनते जाएगा, नहीं तो कुछ डालता है उसमें ध्यान से समझना है। कुछ अलग पदार्थ डालेंगे धारिता, तो 80 81 कुछ देंगे तो इसमें घटवे करेगा तो धारिता बढ़ जाएगा। पूरा कुछ अलग भर देंगे धारिता, तो फिर इन्फिनेटिव नहीं होगा। टी का मान डी भी देंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू घटाएगा ही, धारिता का मान बढ़े। कितना बात सुना, फिर से अब समझोगे। परीक्षा में कुछ भी डालेगा, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच पतले धातु का पत्थर डालने से धारिता अपरिवर्तित, टी चौड़ाई के धातु का छड़ डालने से धारिता बढ़ेगा, पूरा धातु भरने से धारिता अनंत हो जाएगा, कुछ अलग पदार्थ का छड़ डालने से धारिता बढ़ेगा, पूरा कुछ अलग पदार्थ भरने से धारिता बढ़े। इतना बात बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया है। क्वेश्चन तुमको जब भी देगा तो एक स्टेप पे देगा, जान के प्रश्न पूछता है कि इसके अंदर प्रयोग की शक्ति है कि। तो ये लाइन सभी बच्चे का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोगों को मेन रूप से ध्यान देना है, अगर गोलाकार संधारित्र हो, एक त्रिज्या R1 है और दूसरी त्रिज्या R2, इस पर अगर प्लस क्यू आवेश है तो बोलो इस पर क्या होगा, माइनस क्यू आवेश हो। धारिता का मान C बराबर Q बाई V होता है, इसके कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1, इसके कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2। बोलो Q बटे कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/R1 माइनस 1/R2, Q से Q खत्म, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, और ऊपर क्या हो जाएगा R1 गुने R2। ये सब एकदम रटन चाहिए। तुमको क्वेश्चन देगा कि एक गोल चालक की त्रिज्या क्रमशः 3 cm और 4 cm है, तो ये R1 3 है और R2 4 है, कहेगा इसकी धारिता क्या हो। तुमको फार्मूला एकदम रट जाना है कि गोल चालक अगर रहेगा तो धारिता का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुने R2 बटे R2 माइनस R1 है। बोलो क्लियर है सबका। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बातों पर अभी डिस्कशन करेंगे। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, अगर एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन देंगे तो इसको सेल कहते हैं। अगर दोनों लाइन बराबर बराबर देंगे तो यही कैपेसिटर है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब हम कंडेंसर का चित्र करेंगे तो दोनों बराबर होगा, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस हो। कंडेंसर से धारा निकलता है कि नहीं, निकलता है। बैटरी और कंडेंसर में फिर अंतर क्या रहा, बैटरी भी धारा निकालता है, कंडेंसर भी निकालता है। हाँ, कंडेंसर लगातार धारा नहीं देता है, एक झोंका देता है, जबकि बैटरी लगातार धारा देता है। दोनों में डिफरेंस ये। अब इंपॉर्टेंट समझिए, अगर हम पंखा को तेज चलाना चाहते हैं तो हम एक से अधिक कंडेंसर को जोड़ के और उसको तेज या धीरे दोनों कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझेगा। हम लोग कंडेंसर की सहायता से तेज भी कर सकते, धीरे भी कर सकते। कैसे, मान लो सपोज एक कंडेंसर है, दूसरा कंडेंसर है, तीसरा कंडेंसर है, और ये तीनों कंडेंसर को ऐसे जोड़ दिए C1 C2 C3, तो इसको अगर लाइन में ऐसे जोड़े हैं तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, श्रेणी क्रम। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखना है कि कंडेंसर के श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता है, जितना चार्ज भेजेंगे उतना ही चार्ज निकलते चला जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, संधारित्र के श्रेणी क्रम में क्या नहीं बदलता, आवेश। इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 हो। जब कंडेंसर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फार्मूला ध्यान रखना है कि लटका लटका के जोड़ेंगे। अगर दो कंडेंसर होगा तो ऊपर गुना नीचे जोड़ करेंगे,
अगर एन कंडेंसर होगा तो सी सीरीज का फॉर्मूला सी बाई एन करें। पहला श्रेणी क्रम में सभी बच्चे दिमाग में बैठाओ, श्रेणी क्रम में रहेगा तो आवेश का मान नहीं बदलेगा। दूसरा, श्रेणी क्रम में रहेगा तो लटका लटका के जोड़ेंगे। तीसरा, दो कंडेंसर श्रेणी क्रम में होगा तो ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़। एन कंडेंसर अगर श्रेणी क्रम में होगा तो सी सीरीज का फॉर्मूला सी बटे एन होता है। सी सीरीज का फॉर्मूला सी बटे एन होता है। अगर कंडेंसर समांतर क्रम में हो, मान लो एक कंडेंसर है, दूसरा कंडेंसर है, तीसरा कंडेंसर है, और तीनों कंडेंसर के एक सिरा को एक साथ, दूसरे सिरे को एक साथ और लाइन में ले जाके जोड़ दिए, इसकी धारिता C1, इसका C2, इसका C3। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो बोलो चार्ज वही रहेगा कि बंट जाएगा? बंट जाएगा। विभवांतर का मान, विभव का मान समान है। मन में बैठाना है, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान है और समांतर क्रम में विभव का मान समान है। समांतर क्रम में विभव का मान समान है। अगर समांतर क्रम में दिया है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो, सीधा सीधा जोड़ेंगे। अगर N संधारित्र होगा तो C पैरेलल NC हो। N संधारित्र है तो C पैरेलल क्या होगा? NC। तेजी में अब दिमाग में हम लोग सेट करें, पहले दिमाग में बैठाओगे, सभी बच्चे का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये दिमाग में सेट करना है कि जब चार्ज बटे नहीं, मुड़े, तो श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में हम लोग का ऊपर गुना नीचे जोड़, दो से ज्यादा है तो लटका के जोड़ो। जैसे 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, समतुल्य धारिता क्या हो? अपने से सोचोगे, 6 तिया 18 बटे 6 3 9, 9 दूनी 18, 2 माइक्रोफैराड। समांतर में जोड़े हैं, धारिता क्या हो? 6 3 9 माइक्रोफैराड। समांतर क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता प्रत्येक से कम, प्रत्येक से ज्यादा, प्रत्येक से ज्यादा। श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य धारिता प्रत्येक से कम हो, प्रत्येक से कम होता है। इसी पर कैसे प्रश्न रहेगा हम लोग उसको चलते हैं। तो नीचे क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखो, C1 और C2 धारिता के C1 और C2 धारिता के C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, समतुल्य धारिता C होता है। समतुल्य धारिता C होता है। तो निम्नलिखित में सही है। निम्नलिखित में सही है। चार चॉइस बना दी। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए और इसमें सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है किस स्थिति पे है। क्या बनाया रे? सबसे पहले बताओ सभी बच्चे किस क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी। बोलो श्रेणी क्रम में 3 और 6 तो कितना आंसर आया था? 2। प्रत्येक से ज्यादा कि प्रत्येक से कम? C1 भी इसको भाला भोंकेगा, C2 भी भाला भोंकेगा। सही आंसर C। अगर समांतर क्रम में होता तो आंसर D होता। समझ आ गया सबको ना? क्वेश्चन लिखे।
प्रश्न देखो, एन संधारित्र को, छोटी एन संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में एन संधारित्र को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसके समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा? चलिए ध्यान से समझो। पहले श्रेणी क्रम में तो सी सीरीज, फिर समांतर क्रम में तो सी पैरेलल। ध्यान से सुनेंगे। पहले श्रेणी क्रम में तो सी सीरीज, फिर समांतर क्रम में तो सी पैरेलल। रेशियो क्या होगा? सी सीरीज का फॉर्मूला क्या है? सी बटा एन। सी पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? एन सी। सी से सी कट गया, 1/n²। आंसर। नहीं समझा बात जी? सीधा सीधा आपको ही प्रश्न पूछा जाएगा और अपने से सेट करना है। क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखो। दो माइक्रोफैराड धारिता के कितने संधारित्र का प्रयोग करके समतुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड लाया जा सकता है? समतुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड लाया जा सकता है। समतुल्य धारिता 3 माइक्रोफैराड लाया जा सकता है। बोलो। 2 माइक्रोफैराड धारिता के कितने संधारित्र? सभी बच्चे पहले ध्यान से बताओ। 2 माइक्रोफैराड अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये कितना है? जल्दी बोलो। 2 दूनी 4/4, 1 आएगा। इसमें एक अगर हम समांतर क्रम में 2 माइक्रोफैराड को जोड़ दें, तब बोलो ये दोनों मिला के 2 दूनी 4/4, 1 और ये 2 सीधा जोड़ेंगे तो आंसर कितना हो गया? 3। इसलिए कितने संधारित्र चाहिए? 3 संधारित्र। बोलो रे, क्लियर है सबका? सेम इसी पे क्वेश्चन चलेगा, नीचे फिगर कर लोगे। 2 श्रेणी में हो गया और एक फिर कंबाइंड समानांतर में जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा। नीचे प्रश्न देखिए। ये वाला चालू है ना? हाँ तो कोई दिक्कत, चल जाए। क्वेश्चन लिखिए। बाकी स्विच मरकरी का नहीं जल रहा, उसमें ट्यूबलाइट नहीं जल रहा। चलिए लिखिए क्वेश्चन। 2 माइक्रोफैराड धारिता के
2 माइक्रोफैराड धारिता के कितने संधारित्र का प्रयोग करके धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त किया जा सकता है? धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त किया जा सकता है। धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त किया जा सकता है। धारिता 5 माइक्रोफैराड प्राप्त किया जा सकता है। बोलो, समझ पाया साहब? कितना? 4। 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। पहले सभी बच्चे बताओ, 2 और 2 मिला दिए श्रेणी क्रम में तो कितना होगी? जल्दी बोलिए। 1 होगी। तो ये 2 और 2 मिला के 1 हो गया। इसमें अगर हम फिर 2 और 2 समांतर क्रम में मिला दें, 2 और 2 समांतर क्रम में मिला दें, तो इसको भी अब यहां नहीं बनाना पड़ेगा, इस समांतर क्रम को ऐसे लाना पड़ेगा। तो अब बताइए, इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो अपने से फिगर को अब समझिए। 2 दूनी 4/4 कितना हो गया? 1। और 1 2 और 2 समांतर क्रम में है, समांतर में सीधा जोड़ते हैं तो 2 2 4 1 5, आंसर हो गया। तो कितने कंडेंसर चाहिए? 4 कंडेंसर। तो आंसर 4, फिगर बन जाएगा। कैसे लाए, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको मेन तुमको ध्यान देना होगा कि कैसे आ रहा है। प्रश्न लिखिए, किस प्रकार से रहेगा उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नीचे दिए गए चित्र में, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। पहला नंबर लिखिए, ए और बी 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। बोलो आंसर क्या होगा? सभी बच्चे समझ रहा होगा, समतुल्य धारिता निकालना है तो धारिता के लिए ऊपर गुना नीचे जोड़। बोलो, अपने से 6 गुना 6 36, 6 6 12, 12 तिहाई 36, 3 माइक्रोफैराड आंसर हो। नहीं समझा बात जी? सीधा हम लोग सेट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सेकंड नंबर प्रश्न। दूसरा, ए और बी 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। सभी बच्चे इसको समझ गया होगा। बोलो, ये किस क्रम में है? समांतर। सीधा जोड़ दो, 3 1 4 माइक्रोफैराड। अगला नंबर लिखिए, तीसरा, बी है 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। पहले फिगर बनाइए, फिर आराम से इसको हम लोग वर्क करें।
चलिए बनाया साहब, पहले अपने से समझेगा, फिगर पर ध्यान देगा तो क्लियर हो जाए। पहले ये दोनों हम लोग देखे श्रेणी क्रम में, और ये दोनों भी हमारा श्रेणी क्रम। तो अपने से सोचो 6 गुना 3 18 बटे 9 कितना हो गया 2। इसमें 4 चौके 16 बटे 8 2 2 2 4, आंसर 4 माइक्रोफैराड। क्या बना पाया है साहब? चलिए चौथा नंबर लिख दीजिए। 10 क्वेश्चन फिगर वाला चलेगा, बस क्लियर हो जाएगा। ए और बी इसमें है आपका 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड। बोलो आंसर क्या होगा? तो हर बच्चे को समझ में ये आ रहा होगा कि जब यहां से चलेंगे तो ई अकेले रहेगा, ई दोनों ज्वाइंट होके चलेगा। जो ज्वाइंट हो गया श्रेणी है, 4 चौके 16 बटे 8 कितना हो गया 2, और ये 4 अकेले है, 4 2 6, आंसर 6 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नंबर लिखिए, पांचवा। सभी 6 माइक्रोफैराड है। बोलो कितना हो गया? वेरी गुड। सभी बच्चे को पहले खूब बढ़िया से समझना है। यहां से चलाएंगे तो ये सीधा चलेगा, ये अकेले निकल जाएगा। यहाँ ये तीनों मिल के निकलेगा, 6 6 6। बोलो ये तीनों कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो बताओ श्रेणी क्रम में सी सीरीज C बाई N होता है, सब बराबर है तो 6 बटे 3 होगा, 2 आ जाए, 6 2 8 माइक्रोफैराड आंसर। सब बराबर रहेगा तो सिर्फ C बाई N के फार्मूला से सीधा सीधा हम लोग को चल देना है। क्लियर है सबका ना? लिखिए। फिगर लिखिए। बोलो आंसर क्या होगा? तो ये आसान क्वेश्चन नहीं था कि तुरंत आंसर बोल देगा। इसमें जान के क्वेश्चन को तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर कर रहा था तो हल्का ऐंठा गया। धीरे धीरे ऐंठाएगा तो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। पहले सारे बच्चे को सीखना है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी रहे तो आपको एक ही बात ध्यान रखना है, ये दोनों को ब्रिज पर पहले चलना है। 1 गुना 2 तो 2 2 दूनी 4, या तिरछा गुना करोगे 4 गुना 1 तो 4 2 दूनी 4। अगर ऐसा रहेगा तो बीच वाला डेड है, इसको बैलेंस कंडीशन कहते। बीच वाला ऐसे ही दिया हुआ है लेकिन हमारे 5 कहीं ना कहीं यूज करना शुरू करता है, तो वो डेड है, वो खाली हड़काने के लिए दिया है। कब ऐसा जानोगे? जब तिरछा गुना बराबर होगा तब, और तब उस कंडीशन में 1 और 2 श्रेणी क्रम में है,
ऊपर गुना नीचे जोड़। 4 अदू श्रेणी क्रम में है, 4 दूनी 8/6, दोनों समांतर क्रम में है, 2/3 जोड़ 8/6, लघुत्तम 6, 3 दूनी 6, कितना हो गया 4 + 8, 12/6, 2 माइक्रोफराड आंसर। बोला था, वाह गुड। तो बैलेंस कंडीशन कैसा रहेगा, क्लियर है सबका? चलिए अगला नंबर प्रश्न बनाइए, देखें कितने बच्चे इसको सही करते हो, और तब आप ए और बी के बीच बिल्कुल समझ गए। अनंत बार ऐसा, 1-2 बार नहीं है। बोलो आंसर। चलो समझेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हमने मान लिया कि सब मिला के इसकी धारिता x है, हमने मान लिया कि इसकी धारिता कितनी है, x है। बोलो हम a ऐसे किए, 6 माइक्रोफैराड लिख दिए, फिर नीचे 6 माइक्रोफैराड हमने लिख दिया, और फिर 6 माइक्रोफैराड हमने लिख दिया, और a यहाँ पे b है। बोलो इस सब का आंसर कितना है, x। तो अगर ये हटा भी देंगे तो इस सब का आंसर कितना होगा, x। सब का आंसर हमारा x। कैसे आया जो समझो, इतना अनंत तक है तो एगो छाटियो देंगे तो अनंत तक है, और इसका आंसर कितना माने हैं, x। तो एगो हटा भी दिए तो आंसर x। क्लियर है सबका? बोलो जल्दी, दोनों कौन क्रम में? ये दोनों कौन क्रम में रे? समांतर। साफ नजर आ रहा है समांतर। तो अगला लाइन तुम समझ रहे हो कि ए से चलेंगे 6 माइक्रोफैराड। बोलो यहां जब चलेंगे समांतर क्रम में सीधा जोड़ेंगे 6 + x, और ये वाला हमारा फिर है 6 माइक्रोफैराड, ये कितना हो जाएगा बी। बोलो ये तीनों कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। लटका के जोड़ो, 1/c बराबर 1/6, 1/6 + x, 1/6, 1/c। इसका मान क्या है, x। सब मिला के धारिता x ही ना माने हैं, बराबर इसका लघुत्तम बोलो, 6 × 6 + x, 6 खत्म, 6 + x, 6 + x खत्म, 6, 6 खत्म, 6 + x। बोलो 1/x बराबर 6 6 12 6 18 + 2x, 2 कॉमन ले लो। बोलो x + 9/6, 6 + x, 2/3 6। बोलो अपने से गुना कर दोगे, x × x, x² + 9x, 6 × 18 + 3x। सब एक तरफ ले आओ, x² + 6x - 18 बराबर 0। बोलो इसका कोई खंड है 18 का जिससे 6 आ जाए? 6 × 18 तो 6 कहाँ आ रहा है ऐसा? नहीं है। नहीं है तो द्विघात समीकरण से भागोगे, x बराबर -b ± √b² 36 -4ac, 18 चौके 72/2 है 2। इसको हल करोगे तो जाके आंसर आएगा। देखे में बड़ी छोटा लग रहा था लेकिन बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, स्नातक लेवल चला।
दो आंसर नहीं आएगा, जब माइनस में जाएगा तो संभव नहीं रहेगा, प्लस वाला संभव रहेगा। बोलो रे, क्लियर है सबका? देखने में एकदम लग रहा था कि कुछ ये नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक पर चला गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान रहे हो तब जाकर के तुम्हारा ये बनेगा। चलिए एक प्रश्न हम लोग और चलेंगे। आज हम लोग लगभग इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट कर लिए हैं। कल केवल इस पर क्वेश्चन है, पाठ का सारांश एक जगह लिखवा देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया, और तब पूरा उस पर क्वेश्चन चलेगा। तो कल इलेक्ट्रोस्टेट का अंतिम क्लास हो जाएगा। परसों हम लोग करंट की शुरुआत करेंगे, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देखिए कैसे पूछा जा सकता है। यही प्रश्न है, अगर अनंत तक नहीं भेज रहे। समझेंगे सभी बच्चे को, बोर्ड पर ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर सीखे, आप अंतिम से उधर की ओर बढ़ेंगे तो बोलो अपने से, तीन तीन तीन। तीनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तीनों समान है तो 3/3 एक आगे, दो आ एक, तीन हो गया, तो ये 3 हो गया, इधर वाला सब खत्म। अब बताओ 3 और 3 श्रेणी क्रम है नालायक, 6 मत करो। 3/2 हो गया, तो ई खत्म कर लो और इसको 3/2 कर लो। 3/2 और 3 समांतर क्रम में है, तो ई कितना हो गया? 9/2 हो गया। 4.5 माने 9/2 हो गया, तो इसको हटा लो, 9/2। बोलो अब ई 1/c बराबर 1/3, 1/3, 1/9/2। लघुत्तम बोलो 9, 3 + 3 + 2, 3 3 6 2, 8/9। उलट दो, C बराबर 9/8 माइक्रोफैराड। क्या जी क्लियर है सबका? तो अब ये हम लोग क्वेश्चन समझ गए कैसे बनाना है, फास्ट में इसको बना सकते हो। कल पूरा ऑब्जेक्टिव इस पर चलेगा। इलेक्ट्रोस्टेट आपका कल कंप्लीट खत्म हो जाएगा। परसों से करंट की दुनिया आपको ले चलेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट दुनिया पे आपका रहेगा।